नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फायर सर्विस फायर फाइटर श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं, उन्होंने 1971 में दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन किया। ये पहले एक ऐसे फायर फाइटर थे जिन्होंने 30 मीटर की टर्न टेबल लैडर से लेकर 61.5 मीटर तक के स्नॉर्केल को ऑपरेट किया। इन्होंने अपनी सूझबूझ से मल्टी स्टोरी फायर के अंदर कई लोगों की जान बचाई। कई मुश्किलात हालात के अंदर इन्होंने टर्न टेबल लैडर, स्नॉर्केल उनको ऑपरेट किया और कई बार आग में फंसे हुए लोगों को निकाला। आज के हमारे मेहमान हैं सरदार गुरपाल सिंह। मेरे साथ हैं मेरे साथी अनिल भटागर भी। हाँ जी गुरपाल जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमें वक्त दिया। कुछ बताइए अपने बारे में। आपने दिल्ली फायर सर्विस कैसे ज्वाइन किया, क्या ख्याल आया था आपको कि हमने दिल्ली फायर सर्विस ही ज्वाइन करना है? मुझे बड़ा शौक था फायर सर्विस का। अच्छा। मैं शुरू से ही मन में विचार बना के बैठा था कि दिल्ली फायर सर्विस में ही ज्वाइन करना है। अच्छा। और स्ट्रगल करने का मेरा कुछ शौक था। अच्छा। और मैंने दिल्ली फायर सर्विस को ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। 1971 अच्छा। जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, उन दिनों में इमरजेंसी में मैं भर्ती हुआ था। अच्छा। और मैंने ट्रेनिंग की। अच्छा। ट्रेनिंग के दौरान मैं सीसी में रहा। अच्छा। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। पहले इमरजेंसी में मुझे ऑन ड्यूटी रखा गया सीसी में। अच्छा। तो ये टर्न टेबल लैडर जो 30 मीटर्स थे, ये आपके सामने ही आए होंगे या आपसे पहले? मेरे से पहले दो टीटीएल थे, मेरी वेदर। अच्छा। और डेनिस मैक्स लेडर जर्मन। हाँ। और मेरी वेदर इंग्लैंड। ये दोनों गाड़ियां मेरे से पहले ही यहाँ पर थी। अच्छा। जिनको पुराने ऑपरेटर ऑपरेट किया करते थे जी। लेकिन मैं आने के बाद मैं इन दोनों को मेंटेन और ऑपरेट करना सीख गया और मैंने इनके ऊपर अच्छी तरह से काम किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद आपने कौन सी उसके ऊपर काम किया? उसके बाद उसके बाद मैं ब्रांटो आई 28 मीटर की। अच्छा। 28 मीटर। हाँ। लेफ्ट हैंड ड्राइव वाल्वो। अच्छा, वाल्वो। हाँ जी। अच्छा। और उसके साथ ही DL44। हाँ। जिसके ऊपर एलिवेटर लगा हुआ था। लिफ्ट। अच्छा। जो कि रेस्क्यू करने के लिए स्पेशलिस्ट थी वो। अच्छा। वो गाड़ी भी आई। अच्छा। और उसके बाद में फिर DL32 आ गई। अच्छा। 30 मीटर की। DL50 आ गई 50 मीटर की। उसके बाद में फिर 61.5 मीटर सुपर स्नॉर्केल। अच्छा। और इन बिटवीन 30 मीटर दो स्नॉर्केल और आई थी। अच्छा। साइमन स्नॉर्केल माउंटेड ऑन लीलैंड। अच्छा। मेड इन इंग्लैंड, जो कि शिप से आई थी। अच्छा। और बॉम्बे डॉक से हम लोग बाई रोड दिल्ली लाए थे। अच्छा अच्छा। गुरपाल जी, आपने 30 मीटर से लेकर के और 61.5 मीटर तक की दिल्ली फायर सर्विस की जो वेरियस स्टेशन पर पोस्टिंग थी, इन गाड़ियों को ऑपरेट करा और बहुत से स्टाफ को ट्रेन भी करा जो आज उसको ऑपरेट कर रहे हैं, पहले भी ऑपरेट करते रहे आपके जाने के बाद। आपके ध्यान में कोई ऐसा इंसिडेंट आता हो फायर फाइटिंग का या रेस्क्यू का जो आपको लगा हो कि ये डिफ़िकल्ट है? तो मैंने भी ये देखा है कि आप तकरीबन इन सभी गाड़ियों को कनॉट प्लेस में और बीकाजी में ऑपरेट करते रहे हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके ध्यान में आता हो तो व्याख्यान करिए। सबसे पहले तो गोपाला टावर में DL44 को यूज़ किया गया, जहाँ पर रेस्क्यू जितने 13 फ्लोर से हम लोग लाते थे एलिवेटर के ऊपर, उसमें ही बड़ी गाड़ी सक्सेसफुल हुई DL44। इसने बड़ा अच्छा काम किया जी। उसके बाद में फिर साइमन स्नॉर्केल, ये सुपर स्नॉर्केल को हमने विज्ञान भवन में यूज़ किया, रोहित हाउस में यूज़ किया और अंसल भवन में यूज़ किया DL44 को। इस तरह से जितनी भी फायर्स हुई हैं, इसमें तकरीबन स्नॉर्केल, TTL और सुपर स्नॉर्केल अच्छी यूज़ हुई और अच्छा काम किया इन्होंने। गुरपाल जी, एक हमने इंसिडेंट सुना था गोपाला टावर फायर पे कि बीच में वो दो टर्न टेबल लैडर थे या स्नॉर्केल थे, वो फंस गए थे ऊपर, हमारे आदमी काम कर रहे थे, तो आपने एट ए टाइम दोनों को ऑपरेट किया। वो क्या इंसिडेंट था? हाँ जी, DL44 को यूज़ करते करते TTL1 का ऑपरेटर नहीं था। अच्छा। तो मैंने DL44 को ऐसे लगाने दे दिया। अच्छा। उसमें उसका काम खत्म हो गया था। हाँ। फिर हमने TTL1 को ऑपरेट शुरू करना किया। मेरी वेदर जो पुरानी गाड़ी थी हमारी। अच्छा। उसने उस जगह पर लगी और उसने बड़ा अच्छा पब्लिक के उतरने के लिए बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा। उससे लेडीज और जेंट्स जो भी बड़ी जल्दी जल्दी नीचे उतरते गए। अच्छा। वो TTL1 का सुना था कि बीच में कुछ खराबी हो गई थी। वो हमारी स्नॉर्केल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ।
तो उस टाइम उसके ऊपर कोई हमारे आदमी काम कर रहे थे सुपर स्नॉर्केल के ऊपर? स्नॉर्केल में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। हाँ। वो स्नॉर्केल में हमारे भवाकर साहब बतूरा साहब थे। अच्छा। मैं इस तरफ था DL-44 पे और TDL-1 पे। अच्छा। उनको थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने चालू कर दिया उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्या बिल्कुल उसमें PTO में प्रॉब्लम आ गई? हमें फ्लेम के पास थे, क्या थे, दूर थे? फ्लेम्स बिल्कुल बिल्डिंगों के सारे टच में थे, तीनों गाड़ियाँ, चारों गाड़ियाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आपने उसको मतलब स्टार्ट किया? यस, स्टार्ट किया और सब ठीक ठाक हो गया, नॉर्मल, कोई ऐसी बात। विज्ञान भवन की फायर वगैरह कोई? विज्ञान भवन की फायर की तो बहुत ज़्यादा फायर थी वो। अच्छा। यानी इस तरीके की फायर थी कि पानी डालते डालते रास्ते में ही सूख जाता था, ऐसा हाल था। इतनी फायर थी कि हमारे 2-3 मॉनिटर इकट्ठे चल रहे थे। अच्छा। लेकिन पता ही नहीं लगता था पानी जा कहाँ रहा है। अच्छा। 2 घंटे 3 घंटे के बाद में जाके महसूस हुआ कि थोड़ी आग कम हो रही है। अच्छा। उसमें हमारे 61.5 हमारे साथ चीफ साहब हमारे साथ थे उस वक्त। डेरी साहब हमारे साथ थे। हाँ। हम दोनों ऊपर 1.5 घंटे 2 घंटे तक एक साथ फायर में पानी डालते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब वो कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। किस चीज़ में आती है वो? सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे विज्ञान भवन के। अच्छा। जिनमें कलर्ड तरीके की आग थी। ओहो। वो इलेक्ट्रॉनिक सारा उसका सिस्टम था जो जल रहा था सारा। अच्छा अच्छा। वो उसमें कोई आग का पानी का कोई असर नहीं हो रहा था। अब कोई ऐसा इंसिडेंट बताए इतने समय में आपको कहीं प्रॉब्लम आई हो, कोई डिफ़िकल्टी आपको लगी हो ऑपरेट करने में, या आपको दिक्कत महसूस हुई और उसको आपने सॉर्ट आउट किया हो? कोई अंसल भवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जो आकाशदीप के साथ जो बिल्डिंग है, जो अंसल प्लाजा, जिसमें आग लगी थी। अच्छा। वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। अच्छा। तो सिंगल साइड की जैक लगाकर हमने उस गाड़ी को ऑपरेट किया। अच्छा। और जो भी उस वक्त भी उसमें कमी रह गई तो फिर हमने DL-44 लगाई थी। यानी कि इतना कम स्पेस था कि जैक नहीं खुल रहे थे। नहीं, सिंगल जैक लगाकर गाड़ी ऑपरेट कैसे करना? हाँ, उसमें ऐसा है कि आपको अगर एक साइड ऑपरेट करना है, सिर्फ लेफ्ट साइड करना है। हाँ। तो आप लेफ्ट साइड के जैक एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो राइट साइड नहीं जाएगी। अच्छा। तो लेफ्ट साइड से ही हमने काम किया और लेफ्ट साइड से आदमी उतारे थे। तो रिस्की नहीं है कि मतलब गाड़ी? नहीं, उसमें पूरी सेफ्टी है। हाँ। बशर्ते कि जैक पूरी तरीके से स्टेबलाइज होने चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि आने वाले जो लोग हैं उनको जो ऑपरेट करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि मतलब कैसे इन्होंने। हाँ, ये ब्रांटो में एक खूबी है। हाँ। कि उसको 1 साइड जैक लगाकर भी यू कैन ऑपरेट इट इजीली। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये इन्होंने जो बात कही कि 1 साइड जैक से भी वो ऑपरेट हो सकती है। अभी आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं? पहले प्रोफेशन से जुड़े रहे, बहुतों को आपने ट्रेन करा। रिटायरमेंट के बाद में जो भी मुझे बुलाते हैं बाहर, चेन्नई में या बेंगलोर में या कर्नाटका साइड या जिधर भी JP में, मैं उनको ट्रेनिंग देने जाता हूँ। और वो ट्रेनिंग के दौरान वो मुझे जो पेमेंट देते हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। वेरी गुड। अब उसके बाद आपने दिल्ली फैजल्स के कहीं और भी ज्वाइन किया था रिटायरमेंट के बाद? हाँ, मैंने थोड़े दिन DLF में ज्वाइन किया था। उनके पास 90 मीटर की 2 गाड़ियाँ हैं ब्रांटो। अच्छा। तो वो 30 मंजिल तक आराम से जाती हैं। तो उन्होंने मुझे अपने पास रखा था। हाँ। 6 महीने के लिए। अच्छा। और 6 महीने मैंने उनके सारी बिल्डिंगों को मैंने गाड़ी लगाई। अच्छा। जितनी भी DLF की बिल्डिंगें हैं। अच्छा। डेली एक नई बिल्डिंग में गाड़ी लगाते थे हम 90 मीटर की। अच्छा। ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ, ये गाड़ी का केज 90 मीटर तक जा रहा है। अच्छा। 30 मंजिल तक। और हर बिल्डिंग को मैंने चेक किया। हाँ। और उसके बाद में वापस हम आते थे स्टेशन के ऊपर। तो फिर अपने आदमियों को प्रैक्टिस के लिए दोबारा सिखाते थे कि हमने गाड़ी कैसे पिच की और कहाँ तक पहुँचती है। 90 मीटर लगाने के बाद मतलब टोटल कितने फ्लोर होते हैं 90 मीटर में? 30, हमारी गाड़ी 30 फ्लोर तक आराम से जाती है। अच्छा। और तकरीबन हम सारी बिल्डिंगें DLF की 30 मीटर से ऊपर नहीं है। ये मैक्सिमम उनका साइज 30 मीटर देखा है मैंने। सॉरी 30 फ्लोर तक। और मैंने बड़े आराम से उसमें गाड़ी लगाई है, कोई दिक्कत नहीं आई। वो ब्रांटो मतलब इतनी अच्छी तरीके से पिच होती थी, इतनी अच्छे से काम करती थी, हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता था। अब आप वहाँ पर नहीं हैं? हाँ। तो कौन ऑपरेट करते हैं? कुछ ट्रेन करे आपने DLF के? ट्रेन किए हम वहाँ पर 8 आदमी ट्रेन किए, 10 आदमी। और उसमें मेरा लड़का भी फिलहाल अभी ड्यूटी पे है वहाँ पर DLF में 90 मीटर के ऊपर। हाँ।
गुरबाज जी, इसके अलावा और कुछ आपकी एक्टिविटीज़, कुछ और आप खाली टाइम में, आप तो रिटायर हो चुके हैं आप? हाँ, मुझे जेपी वालों ने बुलाया था गाड़ी रिपेयर करने के लिए, ब्रांटो उनकी ख़राब हो गई थी जी, और ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैंने 3 महीने जेपी क्रीम में, अच्छा, परी चौक के पास, हाँ, वहाँ 3 महीने ट्रेनिंग दी और उनके आदमियों को ट्रेंड किया ब्रांटो में। और उनके 8 प्लांट हैं पूरे ब्रांटो वाले प्लांट इंडिया में। मैं हर प्लांट पे गया हूँ और हर प्लांट पर ट्रेनिंग देकर आया हूँ ब्रांटो की। उसके अलावा कटक आपका उड़ीसा में भी दी है, और जयपुर, जोधपुर, कोटा। ये थे हमारे आज के गेस्ट सरदार गुरपाल सिंह, जिन्होंने दिल्ली फायर सर्विस में शुरू में 30 मीटर से लेकर 64.1 मीटर तक दिल्ली फायर सर्विस में ऑपरेट किया। अब आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं एक और ब्रांटो ऑपरेटर्स जिन्होंने स्नॉर्केल भी ऑपरेट किया, टीटीएल भी ऑपरेट किया। अब हम आपकी उनसे मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं सरदार केसर सिंह। केसर सिंह जी, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं अपना पंजाब के एक बहुत ही छोटे ਜਿਹੇ कस्बे का रहने वाला नॉर्मल परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा होया और मैं 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਕੇ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸੀਸੀ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਡਰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 33 ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ फायर सर्विस ਦੀ और दिल्ली की पब्लिक की सेवा की थी। केसर सिंह जी ने 28 मीटर से लेकर 70 मीटर तक के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं दिल्ली फायर सर्विस के सभी को ऑपरेट किया। हाँ केसर सिंह साहब, कोई बताएं कोई इंसिडेंट फायर के बारे में जहाँ आपने कोई मुश्किल आई हो? मुश्किल तो नहीं आई है, वैसे तो असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ उसमें आप थे ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 1987-85 ਦੇ ਵਿੱਚ सीसी फायर स्टेशन पोस्टिंग को भी मैं स्पेशल करवाई। हमारे चीफ फायर ऑफिसर मिस्टर एस के डैरी थे, मैंने उनको कहा मैं सर मेरी सीसी फायर स्टेशन से पोस्टिंग करो जी। उन्होंने मेरी करती 2 साल मैं टैंकी की सेवा की थी। फिर साढ़े जो सीनियर ऑपरेटर से वाटर टेंडर फिर साढ़े जो सीनियर ऑपरेटर से उन्होंने सहयोग के नाल मैं 87 ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन ऑपरेटर बन गया सीगा जी। अच्छा, ये जो जितनी मल्टी स्टोरी फायर की गाड़ियाँ थी जैसे स्नॉर्केल, टीटीएल उस टाइम जिस टाइम ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਨੋਰਕਲ ਬਰਾਂਟੋ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਮਨ ਸਨੋਰਕਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਨ ਟੇਬਲ ਲੈਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5-6 ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। अच्छा, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਫਾਇਰ ਅਫੀਸਰ, ਅਦਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ
7 अप्रैल तो 14 अप्रैल तक ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਵੀਕ फायर वीक मनाते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। अच्छा अच्छा ਹਾਂਜੀ। केशव जी, आपने 33 साल ये विभिन्न प्रकार के जो है स्काई लिफ्ट ऑपरेट करे और काफ़ी इंसिडेंट्स दिल्ली के अंदर अटेंड करे होंगे। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके ध्यान में हो कि आपको कहीं डिफ़िकल्टी आई हो आग बुझाते हुए या रेस्क्यू करते हुए? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਟਾਵਰ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲੀ, ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। 8 ਫੁੱਟ ਸਾਡੀ ਚੌੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਔਰ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ, ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ 380 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜੈਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 180 ਜਾਂ 360 डिग्री बाद से गड्डी ऑपरेट करने जगह नहीं सी साढ़े को। लेकिन मैं उसी टाइम सोचा कि हम अगर सीधे जैक ऑपरेट करें तो सिर्फ बिल्कुल कैबिन के सामने गड्डी ऊपर तक ऑपरेट हो सकती सी। वो थोड़ा रिस्की काम सीगा, लेकिन मैं ऊपर जाके गड्डी ऑपरेट करके मैं सीधे अपने जिथे साडा स्टाफ फसिया सीगा 6वीं फ्लोर पर, मैं उत्थे पुजन में कामयाब हो गया। कामयाब हो गया उत्थे तो मैं अपने सारे स्टाफ को लैके 2-3 राउंड के उन्होंने मैं गड्डी के प्लेटफार्म से उतारिया और जिस टाइम मैं प्लेटफार्म से उतार के गड्डी मेकअप की है उस टाइम मेरे मन में इन्नी सैटिस्फैक्शन हुई कि अज तू एक यहो जिहा काम कर लिया दिल्ली फायर सर्विस वास्ते या दिल्ली की पब्लिक वास्ते कि जो शायद जिंदगी के विच कदे नहीं भुल्लण वाला सीगा। नहीं, ये किस्से तो आपने बहुत सुने हैं आपकी ब्रेवरी के कि एक बार मंडी हाउस में उसमें आग लगी थी, हाँ दिल्ली हाट में, उसके अंदर भी हमारे कई फायर अफसर उसमें ट्रैप हो गए थे। अवतार सिंह थे, मनोज शर्मा थे, उनको भी आपने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया था, प्लेटफॉर्म को बिल्कुल उसके साथ अटैच करके, और उनको कैसे रेस्क्यू किया शीशा तोड़ के, उसके बारे में बताइए कुछ। उस टाइम जे टाइम असीं गए वो तकरीबन रात के टाइम फायर हुई सी। जे टाइम फायर हुई सी वैसे तो साढ़े सीसी फायर स्टेशन का एरिया सीगा जी, पर फिर भी जिस टाइम पहले होंदा पहले जिहड़े नॉर्मल फायर टेंडर जाते हैं वो जाके साढ़े मौके मुताबिक देखते हैं कि भी इतने मल्टी स्टोरी टर्नआउट है, जो पहले कई बार पहले भी मल्टी स्टोरी टर्नआउट हो जाता जी। जिस टाइम साढ़ा टर्नआउट होया असीं उत्थे विदिन 2 या 2.5 मिनट असीं पहुँच जाते क्योंकि नज़दीक सीगा, साढ़े 1 किलोमीटर के अंडर सीगा जी। जिस टाइम मैं जाके देखा तो उस टाइम अग बहुत लगी भी सीगी और मैनू अगला गड्डी लगाने का बड़ा वधिया जगह मिल गई। लेकिन जिस टाइम असीं देखा तो शीशे के अंदर साडे उत्थे स्टाफ कुछ घिरिया सीगा। अच्छा, अग दे विचों असीं देखा तो उहदे विच असीं कीता, साडे कोल सीलिंग हुक हुंदी है, असीं ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਈਫ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਨੋਟ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। नहीं, और सानू उहदा तकरीबन फुल फेथ ही मिलिया हैगा दिल्ली फायर सर्विस के विचों, जो भी सानू मिला हर एक टाइम हंगारे भरिया कि भाई काम करो, असीं तुहाडे नाल है। नहीं, मुझे मनोज शर्मा से बात हुई थी, उन्होंने भी जिक्र किया था आपका कि भाई आपकी सूझबूझ से आपने बड़ी कैसे वहाँ पे लगाया प्लेटफॉर्म को और हमको रेस्क्यू किया। पहले तो कई वो थे, वो उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए डर रहे थे, आपने कहा कोई चिंता मत करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं आपको अंदर ले लूँगा। हाँ जी, वो इस तरह हो गया जी कि उस टाइम गड्डी लगाने के देखो 2 तरीके होंगे है। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 40 ਫੁੱਟ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 40 ਫੁੱਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਿਲੇਗੀ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਨੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀਨ ਤੱਕ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਥੱਲੇ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੇਫ ਗੱਡੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਫਾਇਰ ਤੱਕ ਸੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾਓ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। यहाँ पे कई बर्ड रेस्क्यू वगैरह भी किए, मैंने देखा सुना है कि ब्रांटो को ले जाकर बर्ड्स को बचाया, वो उसकी मैंने फोटो देखी है। ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਡੇ के ਦਿੱਲੀ अलावा बर्ड रेस्क्यू भी इन्होंने किए। कई मुश्किल जगह हाई टेंशन वायर के ऊपर पक्षी जो फंस जाते हैं उनको भी इन्होंने बड़ी सूझबूझ से निकाला, क्योंकि हाई टेंशन वायर में तो एकदम कैच कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी सूझबूझ से वहाँ ब्रांटो लगाई और उनको जो पक्षी फंसे हुए थे रेस्क्यू करा। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਆਦਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਛੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇੜਾਂ ਪਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਔਰ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ सृष्टि को कोई नुकसान ना पहुँचे। कैसा जी, क्या कभी ऐसा कोई चांस हुआ कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है स्काई लिफ्ट में वो फेल हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट? नहीं, वैसे हो जाता है, लेकिन हुआ कई बार हुआ ऐसा कि भाई हमारा हाइड्रोलिक प्लेट कम्युनिकेशन थोड़ा मिस हो गया, लेकिन उसको साढ़े को फिर कई ऑपरेटर के लिए ऑपरेट करने के लिए एमरजेंसी सिस्टम होता है। उस एमरजेंसी सिस्टम के नाल असीं गड्डी नूं सीन तो थोड़ी पिछे कर सकते हैं और असीं गड्डी नूं मेकअप कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ कई बार घटना घटिया, नर प्लेस भी एक बार घटना घटी सी कि असीं 10वीं 12वीं फ्लोर ते काम कर रहे थे, उत्थे साडी गड्डी का जिहड़ा सिस्टम गड्डी थोड़ी बई जैक अनबैलेंस हो जान तो जिहड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिसकनैक्ट हो जाता। फिर साढ़े को अपनी सूझबूझ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਸੀਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਔਰ ਸੇਫ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕੇ। वेरी गुड। ये थे हमारे आज के दूसरे फायर फाइटर सरदार केसर सिंह। इन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने आदमी रेस्क्यू के अलावा जानवरों पक्षियों की रेस्क्यू किए। अब इस एपिसोड में यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले एपिसोड में हम आपकी और फायर फाइटरों से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए मैं हरिंदरजीत सिंह अपने साथी अनिल पटाखा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।